तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और उसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हेडिंग तो हम लिखते हैं सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखो राइटिंग बहुत अच्छी नहीं बन रही है, हो सकता है अच्छी बन जाए। तो सेंट्रल डॉग्मा का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी समझ रहे हैं, जिसमें हम डीएनए की बात करते हैं, जिसमें आरएनए की बात करते हैं, जिसमें प्रोटीन की बात करते हैं। तो इनके बनने का आखिर सीक्वेंस क्या है कि यार मान लो तंदूरी चिकन खाना है तो उसका कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा ना। ऐसा थोड़े बस तुम कच्चा रहे और तुमने खाना शुरू कर दिया। तो इसी तरह से कि जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, जो डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, इनके बनने का पैटर्न क्या है ये आप देख लीजिए। तो इसमें सीक्वेंस में सबसे पहले डीएनए होता है, ठीक, डीएनए है और डीएनए से ही क्या होता है, डीएनए से ही नया डीएनए बनता है। जहां तो हम इस बात को बोलेंगे कि डीएनए से नया डीएनए बनता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन या इसी को हम बोलते हैं डुप्लीकेशन। ठीक, आपने खूब सुना हुआ है इसलिए मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं। और डीएनए से बनता है आरएनए। बस यहीं पर हमको अपनी बात को स्पेसिफाई करना है कि डीएनए से आरएनए रियल में नहीं बनता है। ऐसा नहीं है कि हमें फ्राई चिकन बनाना है या तंदूरी चिकन बनाना है तो उसी चिकन से हमने बना दिया। ऐसा नहीं है कि ये डीएनए आरएनए में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। यहां पर ये बात कही गई है कि इसकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जो डीएनए की जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, उसको यूज करके डीएनए से आरएनए नहीं, उसकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, मान लो कोई सीक्वेंस है जिसका ATGC इस तरह से दे रखा है, इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए जो आरएनए प्रोड्यूस होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक भाई, अब इसी आरएनए में यहां भी यही बात आएगी कि इसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन का यूज करके इस आरएनए से बनता है प्रोटीन। इस आरएनए से क्या बनेगा? इस आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन तो हो गया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक, तो यही क्या है? यही कहलाता है सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बेस है। और ये सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी किसने प्रपोज किया था? तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। इसको प्रपोज किया था फ्रांसिस क्रिक ने, आपकी एनसीईआरटी में पॉइंट एज सच दिया हुआ है। ठीक है, तो इतनी बात तो हो गई हमारी सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की। अब हम इस लेक्चर में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डीएनए रेप्लिकेशन, या उसी को हम बोल देते हैं दूसरी शब्दों में डीएनए डुप्लीकेशन। तो हम टॉपिक का सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले नाम लिख लेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। तो इस डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है कि एक डीएनए से, एक पुराने डीएनए से नया डीएनए बनाना, ये प्रोसेस कहलाता है डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक, तो डीएनए से डीएनए बनना जो है वो क्या कहलाता है? डीएनए रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले इसके हम कुछ रूल्स को जान लेते हैं कि इसके रूल्स क्या है डीएनए से डीएनए बनने के। देखो, एक ये डीएनए है, ऐसे करके एक डीएनए है और इससे क्या बन रहा है? इससे बन रहा है दूसरा डीएनए। ठीक, लेकिन यहां पर कहानी थोड़ी सी उलट जाती है कि एक ही पेरेंटल स्ट्रैंड से दो नए स्ट्रैंड बनते हैं, जिनको कि हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस जो है वो प्रोसेस कहलाता है रेप्लिकेशन। ठीक, और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाता है सेमी कंजर्वेटिव। ठीक भैया, तो इस सेमी कंजर्वेटिव की देखो खास बात क्या है कि यहां पर ये दोनों तो पेरेंटल स्ट्रैंड है। ठीक, अब इनसे जो नया डीएनए बन रहा है, इनसे जो दो नए डीएनए के स्ट्रैंड बन रहे हैं, जिसमें से एक जो होगा, एक तो आपका वही जो पेरेंटल है वो होगा, लेकिन दूसरा जो होगा, दूसरा डीएनए का जो स्ट्रैंड बनेगा इसमें, वो न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा। इसमें भी ऐसा ही होगा। तो इस तरह से जो नया डीएनए हमको मिलता है, उस नए डीएनए में
एक स्ट्रैंड होता है पुराना वाला, मतलब पैरेंटल, पी से पैरेंटल या पुराना वाला, और एन से नया या न्यू डीएनए का मॉलिक्यूल भी फॉर्म होता है। यही कंडीशन कहलाती है सेमी कंजर्वेटिव। तो ये इसका हो गया पहला रूल। ठीक, पहला रूल तो हो गया सेमी कंजर्वेटिव। ठीक, अब दूसरी बात इसमें क्या आती है कि जो रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट जहां पर होगा उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओराइसी, ओराइसी, या इसी को हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इसको बोलते हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है और वो पॉइंट जो होता है ओराइसी जो है वो होता है एटी रिच। अभी आपको मैं बता दूंगा एटी रिच ही क्यों पॉइंट होता है। इसको थोड़ा हायर स्टडीज में जब पढ़ोगे ना तो ये देखा गया है कि एटी सीक्वेंस एक ऐसा पॉइंट था जहां पे 21 टाइम्स रिपीट हो रहा था, 21 टाइम्स रिपीट हो रहा था, तो वो ई कोलाई का ओराइसी होता है। दूसरी बात तुम ये भी जान लो, हमें देखो पढ़ना तो प्रोकैरियोट्स का ही है, लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है कि बहुत लंबा होता है, बहुत लंबा होता है। क्या क्रोमोसोम का जो स्ट्रैंड है बहुत लंबा होता है। आप यहीं पर इस चीज को जान भी लें, ये दे भी रखा है स्टार्टिंग पॉइंट कि जो ई कोलाई है उसका कितना है 4.6 इंटू 10 टू पावर 6 बेस पेयर होते हैं उसमें। ई कोलाई में यही ना 4.6 इंटू 10 टू पावर 6 बेस पेयर होते हैं। और इसका जो प्रोसेस है ये कब कंप्लीट होता है, ये होता है 38 मिनट्स में। तो इससे एक अंदाजा मिला कि जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है 38 मिनट में ई कोलाई में कंप्लीट हो रहा है। तो इसका मतलब इनको पता चला कि 2000 बेस पेयर पर सेकेंड बनते हैं, बेस पर सेकेंड बनते हैं। तो यहीं से जब हमने फर्दर और रिसर्च हुई, जब फर्दर और रिसर्च हुई, भाई देखो थोड़ा सा बाहर का है, थोड़ा बहुत ध्यान भी लेना चाहिए कि जो एस्क्रिचा कोलाई है, जो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया में क्या हो रहा है, बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम होता है सिंगल क्रोमोसोम होता है, सिंगल डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम होता है। तो इसमें क्या होगा, केवल एक पर्टिकुलर पॉइंट यहां से शुरू हो जाता है, बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों तरफ चलता है। लेकिन जब बात आती है यूकैरियोट्स की, जब यूकैरियोट्स की बात आती है तो यूकैरियोट्स का आपको पता है कि क्रोमोसोम कैसा होता है, यूकैरियोट्स का क्रोमोसोम होता है लीनियर। तो इनमें क्या होता है, जगह जगह पर ओराइसी दिखते हैं और ये जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड मल्टी डायरेक्शनल। कई डायरेक्शंस में ये चलता रहता है, इधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, इधर चल रहा है। तो इस तरह से करके ये जल्दी हो सके, इस वजह से इनमें जगह जगह ओराइसी के पॉइंट्स होते हैं बेटा। तो ये हमारे पास दो रूल्स हो गए कि पहला हो गया क्या सेमी कंजर्वेटिव, दूसरा हो गया ओराइसी। इसके बाद एक जो तीसरा रूल, देखो रूल भी यार जान लो, यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, रूल्स भी आप जान ले कि नंबर 3 है कि जो भी सिंथेसिस होगा, जो नया स्ट्रैंड होगा, तो न्यू स्ट्रैंड कहां पर सिंथेसाइज होगा, सिंथेसाइज इन ओनली, केवल क्या होगा, केवल 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही जो नया स्ट्रैंड है वो बनेगा, चाहे वो डीएनए रेप्लिकेशन में बनने वाला डीएनए का नया मॉलिक्यूल हो या ट्रांसक्रिप्शन में बनने वाला आरएनए का नया मॉलिक्यूल ही क्यों ना हो, ये दोनों ही हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही बनते हैं। और डीएनए रेप्लिकेशन का एक स्पेसिफिक रूल और भी बच रहा है, दैट इज कॉल्ड सेमी डिसकंटिन्यूअस। जो नया स्ट्रैंड होता है उनमें से सेमी डिसकंटिन्यूअस इन नेचर, सेमी डिसकंटिन्यूअस इन नेचर क्यों होता है, क्योंकि एक तो स्ट्रैंड जो होता है वो सीधा सीधा पूरा पूरा बना रहता है, जो कि कहीं से टूटा उटा नहीं होता है। लेकिन एक स्ट्रैंड जो होता है जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले के सामने बनता है, वो टुकड़ों टुकड़ों में बनता है। तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं सेमी डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। और इस चीज को हम देखेंगे जब डीएनए रेप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस हम जब पढ़ेंगे यहाँ पर, तब इस चीज को हम देखते हैं कि आखिर ये सेमी डिसकंटिन्यूअस क्या है। ठीक है बेटा, तो हम शुरू कर रहे हैं अपने डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस। तो अब यहां पर ये इसको देख रहे हो आप, ये है बिजली का तार है, लेकिन इसको हम मान सकते हैं कि ये डीएनए। तो पहले तो मैं रफली आपको आइडिया दे रहा हूं कि डीएनए रेप्लिकेशन आखिर होता कैसे है। देखो भाई ये डीएनए है, तो डीएनए में तुमको पता है कि एक साइड क्या होगा, एक साइड एक चेन होगी जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, और दूसरी तरफ दूसरी चेन होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और इसको हम बोलते हैं क्या, एंटी पैरेलल
ठीक, एंटी पैरेलल बोलते हैं कि एक इस डायरेक्शन में तो दूसरा इस डायरेक्शन में। ठीक है भाई, तो एक 5 प्राइम टू 3 में, दूसरा 3 प्राइम टू 5 प्राइम में। अब हमको इससे क्या करना है कि हमें डीएनए के 2 नए स्ट्रैंड बनाने हैं। तो इमेजिन करो कि इसको हमने खोलना चालू किया। बेटा देखते जाना, जब इसको खोलोगे तो नीचे तुम देख रहे हो, नीचे की जो रस्सी है ये कॉइल हो रही है, कॉइल हो रही ना। अब वापिस यहीं पर आ जाते हैं कि हमारे पास सबसे पहला, हमारे पास यहां पर 5-6 प्रिंसिपल्स टाइप के जो एंजाइम्स हैं, तो जिनमें सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला होता है हेलिकेज, जो कि इस पर एक्ट करता है। जब ये एक्ट करता है तो बेटा ये देख रहे हो, तो नीचे का सिरा घूमने लगता है, नीचे का सिरा घूमने लगता है। तो इसको पकड़ने के लिए हमने किसी को बुलाया, हमने बोल दिया अरे यार टोपाचंद यहाँ आओ। तो टोपाचंद, वो टोपाचंद नहीं है, वो है टोपो आइसोमरेज, जो कि क्या कर रहा है? जो कि इस रस्सी को नीचे से पकड़ रहा है, या डीएनए स्ट्रैंड को नीचे से पकड़ रहा है, जिससे क्या हो, टेंशन रिवील हो और ये आसानी से खुल सके। अभी देखो कोई है नहीं जिसको मैं बुला लूं, लेकिन इमेजिन तुम कर सकते हो। अब यार ये जब हेलिकेज ज्यादा आगे बढ़ता जाएगा तो अब ये सिरे भी तो काफी दूर दूर होने लगेंगे। तो इनको भी क्या करते हैं कि इनको क्या करना है तुम्हें, वाई शेप स्ट्रक्चर में बने रहो, जिससे क्या बन सके, रेप्लिकेशन फॉर्म की कंटिन्यूटी दिखाई देती रहे। तो ये देखो इस तरह से जब खुलता जाएगा तो यहां पर एक प्रोटीन यहां पर होता है, एक प्रोटीन यहां पर होता है, जिनको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक, तो टोपोमरेज और हेलिकेज का काम हमने समझ लिया है, एसएसबी प्रोटीन का भी काम समझ लिया है। अब हम देखते हैं प्रोसेस फर्दर कैसे आगे बढ़ेगा। ठीक बेटा, तो अब यहां पर हमें जब डीएनए रेप्लिकेशन को शुरू करना है तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक डीएनए का स्ट्रैंड ले लिया। ठीक, ऐसे करके डीएनए का स्ट्रैंड। अब इससे तो हमारा काम चलना नहीं है, तो हमने क्या किया, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा कॉइल पोर्शन ले लिया और थोड़ा सा हमने क्या किया, ये करके ऐसे ऐसे कर दिया। तो अब यहां पर हम जो स्ट्रैंड लेंगे ये वाला है 3 प्राइम टू, और ये क्या हो गया भाई, ये वाला है। यहां से कायदे से होना तो इसको ऊपर से ये था, तो इसको ऐसे कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक, तो ये है 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड, एंटी पैरेलल है ना। अरे बोलो तो भाई। अब ये दूसरा वाला जो ये क्या है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। अब एंट्री यहां पर किसकी होगी, एंट्री यहां पर बेटा होगी सबसे पहले किसकी, हेलिकेज मॉलिक्यूल की। ये ऐसे करके हमने बना दिया, हेलिकेज का मॉलिक्यूल या हेलिकेज एंजाइम यहां पर प्रकट होगा, हेलिकेज एंजाइम यहां पर प्रकट होगा, यहां पर आ जाएगा और ये हेलिकेज अंदर की तरफ बढ़ेगा अंदर तरफ बढ़ेगा। तो आपको पता है कि यहां पर क्या है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ऐसे करके। तो अब बेटा याद करो, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की जब हम बात करते हैं तो ए और टी, देखो बहुत ज्यादा जगह नहीं है, आप पढ़े भी हो, ए और टी के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। और मैंने बात की कि OIC कहां पर होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहां पर होगा, जहां पर इस AT की संख्या ज्यादा हो। तो आपको पता है कि एडेनिन और थायमीन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि G और C के बीच में होते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हेलिकेज भी बड़ा चालाक है, भगवान बहुत चालाक है, नेचर बहुत चालाक है, उनको पता है कि हमें इस हेलिकेज एंजाइम से इस डीएनए के जो हमारा क्रोमोसोम है इस पर हमें अटैक करना है। तो नाम में भी देखो उन्होंने बुद्धिमानी रखी, H से हेलिकेज और H से यहां पर क्या है, H से यहां पर है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने वाला कौन, हेलिकेज, उसको तोड़ रहा है। तो अब इसको पता है कि नेचर को पता है कि ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो जहां पर ये बहुत कमजोर दिखाई दे, इसलिए मैंने बोला ना कि ई कोलाई में जब इसको देखा गया, डीएनए रेप्लिकेशन को खोजा गया 21 टाइम्स रिपीट थे एटी के, तो इसका मतलब वहां पर वो सबसे ज्यादा कमजोर था। तो हेलिकेज भी क्या करता है, हेलिकेज उस कमजोर पॉइंट को ढूंढकर वहीं पर अटैक करता है। तो इसीलिए इस पॉइंट को बोलते हैं हम OIC या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक बेटा, इसने जो एंट्री कर दी, हेलिकेज यहां पर इसको खोलता चला जा रहा है। ठीक भाई, ये यहां पर अभी हमने ऐसे बोला था ना कि हेलिकेज को खोलता जा रहा है ऐसे करके। तो अब इसको पकड़े हुए SSB बाइंडिंग प्रोटीन, तो ये भी बना देना है। ये है यहां पर SSB
प्रोटीन्स। ये क्या है, एस एस बी, ये भी यहां पर है एस एस और बी। और जो पीछे से इसको पकड़ रहा है, जो इसको पीछे से पकड़ रहा है कि इसकी टेंशन रिवील हो जाए, दैट इज कॉल्ड टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज, या इसी को हम कहते हैं कि ये कैसा है, टेंशन रिवीलिंग, टेंशन रिवीलिंग या टेंशन को किल करने वाला, टेंशन को खत्म करने वाला एंजाइम होता है। तो ये कैसा है, टेंशन रिवीलिंग एंजाइम होता है, दैट इज कॉल्ड टोपो आइसोमरेज। टी से याद रखोगे, टी से टोपो आइसोमरेज और टी से टेंशन को रिवील करने वाला। एसएसबी तुम्हें याद ही रहेगा, सिंगल स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंड को बाइंड कर रहा है तो एसएसबी प्रोटीन हो गया। अच्छा तुमने बोला ठीक है सर इतनी बात हो गई, हम भी समझ गए हैं। तो हमने समझ गए, एक पॉइंट तुमसे रह गया अभी कि ये तुमने पूछा नहीं कि सर रेप्लिकेशन फॉर्क कहां है। तो बेटा ये जो बन रहा है ना, ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो ऐसा करके वाई शेप स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये इस तरह से करके ऐसे सीधे मान लो, ये वाई शेप स्ट्रक्चर बन रहा है, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। इसको ही बोलते हैं हम रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक भैया, कोई समस्या तो नहीं है? तो इतनी बातें क्लियर है ना, सबने देख लिया। हेलिकेज एंजाइम ने अटैक किया, हाइड्रोजन बॉन्ड यहां पर टूटे और हाइड्रोजन बॉन्ड जहां पर बहुत कमजोर थे वहीं पर इसने अटैक किया हेलिकेज ने और अपना काम बनाया, इस स्टैंड को इसने खोलना चालू कर दिया। ठीक, फर्दर हम डायग्राम देखते हैं अब, क्योंकि खुल भी गया है, कुछ खुल गया है। आगे देखते हैं कि इन्होंने आगे क्या चीजों को किया है। तो हम अपना वैसा ही डायग्राम फिर से बना लेंगे, ये ऐसे करके। इस बार इस स्टैंड को थोड़ा सा छोटा बनाएंगे और पहले ही देख लेंगे कि ऊपर वाला कौन सा है। ये फिर देखो नीचे जा रहा है, ये ऐसे करके, हाँ भाई अब ये नीचे जा रहा है। और ऊपर वाला हमारा कौन सा है, 3'2, इधर वाला 5' लिख देंगे अभी। और ये वाला कौन सा है, ये है 5' to 3'। ठीक बेटा, तो अब यहां पर हम इसको ऐसे करके ऐसे बना लेते हैं कि जिससे हमको समझने में थोड़ी सुविधा हो। ठीक है, देखो हेलिकेज ने इसको क्या किया था, हेलिकेज ने इसको यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ दिया था, एसएसबी दोनों लगे हुए, टोपो आइसोमरेज है। अब हमें आगे का प्रोसेस देखना है कि आगे आखिर इस प्रोसेस में क्या हुआ। अब यहां पर परिकल्पना की गई, मैं लिख दूं ना 3' to 5'। अब तुम सोचो ये डीएनए स्ट्रैंड है, ये सोच रहा है कि यार ये हेलिकेज ने तो अपना काम कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए। अब हमको करना क्या है, इसके सामने ही मैं सीक्वेंस को भी यहां लिख देता हूं जिससे तुम्हें चीजें समझने में आसानी हो। ए टी जी सी टी जी सी ए। ठीक, ये टूट गया था एटी वाला, वो सब अलग बात है। अब मैं फर्दर सीक्वेंस को लेके चल रहा हूं कि अब यार क्या हो गया, 3' to 5'। हाँ 5 to 3 नहीं, 3 से 5 तक पहुंचा। अच्छा उल्टा हो जाएगा इधर, 5 to 3 वाला ये है, 5 to 3 ये है। चलो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, बुक में तो ऐसे सीधा सीधा दे रखा है ना। तो हम इधर भी लिख ले रहे हैं इसको, ये चलो है टी सी ए जी सी टी ए। तो यार होगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन मैं केवल आपको समझाने के लिए ऐसे लिख दिया है, कुछ भी अपने मन से होना तो चाहिए। तो इसके सामने जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है वही लिखते, लेकिन हमने इसको लिख दिया, तो तुम इसी से ही पढ़ लो इन चीजों को। हेलिकेज ने तो एंट्री की, अब ये ए सोच रहा है कि डीएनए पॉलीमरेज, जो कि हमारा डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज कहलाता है, उन्होंने खबर दे दी है कि भैया हम आ रहे हैं और तुम्हारे सामने हम ए के सामने टी को खड़ा कर देंगे। बोले बात तो सही है आपकी, लेकिन यार मैं कैसे यहाँ पर प्लेटफॉर्म कैसे बनाऊं कि यहाँ पर हमारा फर्दर आगे आ सके, ए के सामने टी वाला आ सके। तो उसी समय इसको एक सिग्नल मिलता है कि आप परेशान ना होइए, हम यहाँ पर एक प्राइमर लेकर आना है। प्राइमर बेटा देखो क्या है, प्राइमर जब दिवाली में या नॉर्मल कोई भी हमको पुताई करवानी है तो घर में क्या होता है, जब गेट, लकड़ी के गेट या लोहे का गेट जो बाहर वाला होता है, उसको जब पेंट किया जाता है तो पहले उसे प्राइमर चढ़ाते हैं। तो प्राइमर क्यों चढ़ाते हैं, प्राइमर इसलिए चढ़ाते हैं कि पेंट हमारा कॉस्टली होता है और पेंट उस पर टिक सके। तो यहां भी तुम ऐसे ही समझ लो कि ये क्या है, ये प्राइमर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है प्राइमेज। ये इसको एक छोटा सा
आरएनए का स्ट्रैंड दे देता है, आरएनए का स्ट्रैंड दे देता है। तो इस आरएनए के स्ट्रैंड की हेल्प से होता क्या है कि इसको मैं थोड़ा सा यहां बना लेता हूं, तो इससे होगा क्या, ए के सामने टी आ जाता है, टी के सामने ए आ जाता है, और फर्दर इनको ये अट्रैक्ट करता है, एक तरह से तुम ये समझ लो फर्दर इनको अट्रैक्ट करता है, और फिर यहीं पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी आ जाता है, और वो क्या करता है, एक मैग्नेट की तरह काम करता है। मैग्नेट की तरह तुम ये समझ लो कि जैसे सामूहिक विवाह देखिए कभी, सामूहिक विवाह कार्यक्रम, सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पंडित जी क्या बोलते हैं कि सभी वर वधु अपना अपना जोड़ा बना ले, तो अपना अपना जोड़ा बना ले। तो अगर सुरेश की शादी किसी पर्टिकुलर लड़की से तय हुई है, तो सुरेश के साथ सुरेश किसी और थाने में थोड़ा खड़ा हो जाएगा। सुरेश ऐसा तो है नहीं कि नरेश की जिससे शादी तय हुई, उसकी गर्लफ्रेंड उसके सामने खड़ा हो जाए, पंडित से कहीं फेरे पड़ दो, तो पंडित जी भी डांटेंगे, और फिर दूसरा वाला जो है ना उसका जिसकी बीवी के सामने खड़ा हो गया था वो उसको बहुत मारेगा। तो ये नियम है जेनेटिक्स में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, कि ए के सामने टी आएगा, टी के सामने ए आएगा, जी के सामने सी आएगा, और सी के सामने जी आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, जिनको आप बहुत चुटकी बजाते हल कर सकते हैं, और आपके 4 नंबर बहुत आसानी से आ जाएंगे। तो यहाँ पर प्राइमेज ने प्राइमर बना दिया था, डीएनए पॉलीमरेज की एंट्री हो गई। अब जब डीएनए पॉलीमरेज की एंट्री हो जाती है, तो हम पहले यहां वाला लेते हैं, क्योंकि यहां पर हमारा बनना है लीडिंग स्ट्रैंड। और हमने जब अपना पढ़ा था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नियम, हम जब पढ़ रहे थे, तो हमने उसमें यह भी पढ़ा था कि इसके सामने 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम कंटिन्यूअस बनता चला जाएगा। बेटा ऐसे कर ले रहा है, ठीक है, ये मान ले रहा है पूरा ये खुल गया है। अब जो दूसरा वाला है, जो दूसरा वाला है, जो कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम बनने लगे, क्योंकि यूनिवर्सल रूल है कि जो भी तुम बनाओगे क्या, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो कहता है ठीक है यार, अब यही नियम है, तो हम एक काम करते हैं, हम उल्टा बनाते हैं, हम ऐसे चलेंगे, हम ऐसे चलेंगे। तो जब ऐसे चलेंगे तब 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमारा बनेगा। तो बेटा इसमें देखो दिक्कत क्या आती है कि ये तो सीधा सीधा चल रहा है अपना सामने आता जा रहा है, देखता जा रहा है, बनाता चला जा रहा है। लेकिन जब ये उल्टा चलता है, ये जब उल्टा चलता है और हेलिकेज भी यहां से अंदर जा रहा है, उल्टा चल रहा है, तो तुम ऐसा मान लो कि ये थोड़ा सा रिवर्स होकर घूमता है और देखता है कि यार बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो एक्चुअली है तो उसका बहुत लंबा रीजन, सीएसआर नेट में एक बार ये क्वेश्चन आया था 6 नंबर का। एक्चुअली जो डीएनए, रियल बात जान लो तुम, जो डीएनए पॉलीमरेज है ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, करीब 10 सब यूनिट्स का बना होता है। तो इनमें जब ये डोनट शेप स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं इसके सब पूरे कॉम्प्लेक्स को मिलाकर, तो लास्ट में एक बड़ी सब यूनिट होती है, जब वो इस पर गिरती है, एक्चुअली इस पर गिरती जाती, बार बार वो गिरती है, तो गिरने के कारण होता क्या है, तुम केवल ये याद कर लो कि उल्टा चल रहा है, उल्टा चल रहा है। तो ये क्या करता जाता है, ये टुकड़ों टुकड़ों में आरएनए, ये डीएनए बनाता जाएगा हमारा। तो इस तरह से ये जो सीधा सीधा चल रहा है, जो सीधा सीधा चल रहा है, दैट इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग मतलब पूरा पूरा चल रहा है, लीडिंग स्ट्रैंड, थोड़ा पहले भी बन जाएगा। और जो दूसरा वाला है दैट इज कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक बेटा। अब इनमें ये जो पार्टिकल्स बन रहे हैं, डीएनए के छोटे छोटे जो सेगमेंट्स बन रहे हैं, ये कहलाते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। देखो डीएनए एप्लीकेशन क्वेश्चन बहुत सरल आते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए सही से। डीएनए के जो टुकड़े टुकड़े फ्रैगमेंट बन रहे हैं दैट इज कॉल्ड ओकाजाकी फ्रैगमेंट। और इनकी खोज की थी एक जापान के साइंटिस्ट थे, ओकाजाकी। तो जब ये हिरोशिमा नागासाकी वाला अटैक हुआ था ना, बम वाला, परमाणु बम जब गिराए गए थे, तो उसमें इनकी डेथ हो गई थी उसी बमबारी में। तो ये खोज उन्हीं की थी, उन्होंने बताया था कि इस स्ट्रैंड पर डीएनए के छोटे छोटे सेगमेंट बनेंगे। अब इनको जब ये पूरा बन जाता है, जब ये पूरा बन जाएगा, तो इनको जोड़ने के लिए, इनको जोड़ने के लिए मैं इसे पूरा बना दे रहा हूं, बड़ा सा बन गया है। इनको जोड़ने के लिए एक और एंजाइम आता है दैट इज कॉल्ड लाइगेज, ठीक। लाइगेज क्या करता है कि इनके बीच में, देखो ये ऐसे है ना, ये कौन सा भाई उल्टा चल रहा है, 5 to 3, 5 to 3, 5 to 3। तो तुमको भी पता है कि डीएनए का जो जुड़ा रहता है ना, पहले तो होता है न्यूक्लियोसाइड और फिर बनता है न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे कि जब उसमें फॉस्फेट को जोड़ा जाता है, तो यही काम ये भी करता है। लाइगेज क्या करता है, इनके बीच में फॉस्फेट्स को जोड़ता जाता है, जिसकी वजह से ये पूरा पूरा
कंप्लीट सेगमेंट बन जाता है। अब इस पूरे प्रोसेस में एक चीज केवल रह रही है, एक लास्ट पॉइंट रह रहा है कि एक्चुअली ये जो प्राइमर है इसको भी हटाना है, और कभी कभी क्या होता है कि इनके कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे निकले रहते हैं डीएनए के, तो इनको हटाने के लिए एक एंजाइम यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड एक्सोन्यूक्लियस। और पहले पूछा गया काफी पहले कि इसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज 1। और ये जो डीएनए पॉलीमरेज पहला वाला था, जिसने क्या किया था, जिसने इस पूरे प्रोसेस को, पूरा प्रिंसिपल एंजाइम था जिसको बिल्डर एंजाइम भी कहते हैं, इसको डीएनए पॉलीमरेज 3 कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 3 प्रिंसिपल एंजाइम है जो बाद में काटने वाला है दैट इज कॉल्ड एक्सोन्यूक्लियस, और वो होता है डीएनए पॉलीमरेज 1। तो इसमें देखो प्रोसेस में कुछ भी कठिनाई नहीं है, आपको सब चीजें समझ में आ रही हैं। इनमें केवल एक पॉइंट जो रियल में भूलने वाला है, वो कौन सा है, 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर का जो रेप्लिकेशन होता है वो कितनी देर में होता है, वो होता है 38 मिनट्स में। और उसी से मैथमेटिकल हमने निष्कर्ष निकाल रखा है कि 2000 बेस पेयर पर सेकेंड बनते हैं। तो आप ये कैलकुलेट कीजिए, आपका होमवर्क है यार, मैं तो कर भी दूंगा अभी सिंपली 6.6 इंटू 10⁹ करके, और कैलकुलेट कर लूंगा कि 2000 बेस पेयर पर है तो यूकैरियोट्स में कितना होगा। यूकैरियोट्स मतलब ह्यूमन बींग्स का दे रखा है 6.6 इंटू 10⁹, तो इसको आप कैलकुलेट करके निकालेंगे। डीएनए एप्लीकेशन हमारा कंप्लीट हो गया है, और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो आपसे इसमें नहीं बनेगा। हम सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो कि मिजरसन एंड स्टॉल ने 1958 में दिया, तो प्रूव किया था कि डीएनए का जो स्ट्रैंड है नया बनता है दैट इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर। और एक पॉइंट ये भी रह गया था कि जो टुकड़ों में टूट के बन रहा था वो क्या है, वो है सेमी डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। ठीक बेटा, तो अब हम यहाँ पर इस लेक्चर को अपने खत्म कर रहे हैं। बाकी चीजें हम जो कुछ रह गई होंगी या फर्दर जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है नेक्स्ट लेक्चर में शुरू कर रहे हैं उसको।